दोस्तों, बिहार प्रदेश के दो ऐसे लड़के जो एक रोजगार की तलाश में दिल्ली शहर में जाते हैं। हालांकि वह चाहते तो दिल्ली शहर में उन्हें नौकरी मिल सकती थी, पर दोनों ने कम समय में ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के लिए एक ऐसा शॉर्टकट तरीका अपनाया जिसकी वजह से वह हमेशा के लिए सलाखों के पीछे पहुंच गए। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है यह आपको भी सोचने और समझने पर मजबूर कर देने वाली है। तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप तमाम लोगों का स्वागत है स्टोरी बाई क्राइम 100 के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से फिर वही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा लाइक करें। और जिन भी लोगों को अपना नाम बुलवाना है वह कमेंट बॉक्स अपना नाम जरूर लिखें और कहाँ से हैं यह भी लिखें। तब तक ज़्यादा देरी ना करते हुए कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना बिहार प्रदेश का एक शहर पड़ता है और इसी शहर का रहने वाला विवेक यादव। दरअसल विवेक यादव जो कई साल पहले एक रोजगार की तलाश में दिल्ली शहर में आता है और फिर उसे एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिल जाती है। नौकरी मिल जाने के बाद विवेक फिर से किराए का मकान ले लेता है और फिर से बिहार आता है अपने घर और अपनी बीवी और अपने बच्चों को भी साथ लेकर दिल्ली चला जाता है। दरअसल विवेक के परिवार में उसकी पत्नी के अलावा 3 बच्चे हैं, जिसमें 2 बेटियां होती हैं, एक बेटा होता है। बेटे का नाम शुभम होता है, जिसकी उम्र लगभग 23 साल के आसपास, जो एक दुकान में काम किया करता था। शुभम की 2 साल पहले शादी हो चुकी थी, जिसका 1-2 महीने का बेटा भी होता है। हालांकि शुभम का बेटा जब इस दुनिया में आता है उसके बाद से विवेक के भी परिवार में खुशियों का माहौल छा जाता है। पर यह खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाती है। बात कर रहा हूं मैं 12 मई की। सुबह के करीब 6 बजे के आसपास का समय रहा होगा। दरअसल शुभम के नंबर पर एक फोन आता है और बात करने के बाद वह अपने घर से बाहर निकलता है और एक बाइक पर बैठकर किसी लड़के के साथ चला जाता है। जब 2 घंटे का समय गुजरता है, शुभम जब वापस अपने घर नहीं आता है तो उसके पिता विवेक यादव अपने बेटे के नंबर पर फोन करते हैं, पर अब शुभम का नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है। विवेक को भी लगता है कि शायद उसके मोबाइल का बैटरी डाउन हो गया होगा, इसलिए मोबाइल बंद हो गया है। पर 2 घंटे के बाद भी दोबारा जब अपने बेटे के नंबर पर फोन करते हैं, इस वक्त भी शुभम का नंबर स्विच ऑफ बताता है। विवेक को लगता है कि हो सकता है कि शुभम बाहर ही अपने दुकान पर काम करने के लिए चला गया हो, इसलिए विवेक जब उस दुकान पर फोन करता है और दुकान के मालिक से शुभम के बारे में पूछताछ करते हैं, तो दुकान का मालिक विवेक को जवाब देते हुए कहता है कि दरअसल शुभम तो आज काम पर आया ही नहीं है। दुकान का जब मालिक इस तरह की बातें विवेक से कहते हैं, इसे सुनने के बाद विवेक एकदम से परेशान हो जाता है। दरअसल उसे समझ में नहीं आता कि आखिरकार उसका बेटा चला कहाँ गया है। इसलिए अब विवेक शुभम के जितने भी दोस्त होते हैं सबके नंबरों पर फोन करता है और अपने बेटे के बारे में पूछताछ करता है, पर इसके बावजूद भी शुभम का कहीं कुछ पता नहीं चलता है और देखते ही देखते शाम हो जाती है। उसके बाद से अब विवेक का पूरा परिवार शुभम को हर जगह पर ढूंढना शुरू कर देता है। पूरी रात गुजर जाती है, अगली सुबह तक ना तो शुभम अपने घर पर आता है और ना ही उसका मोबाइल ऑन होता है। इसलिए अगले दिन 13 मई को सुबह सुबह ही विवेक नजदीकी थाने में जाता है और पुलिस से अपनी सारी बात बताते हुए अपने बेटे का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करा देता है। पुलिस जब रिपोर्ट दर्ज कर लेती है, पुलिस भी अपने तरीके से हर जगहों पर शुभम को ढूंढती तो है, पर इसके बावजूद शुभम के बारे में कुछ भी मालूम नहीं चलता है। तब जाकर के पुलिस को लगता है कि शायद कहीं शुभम अपना घर छोड़ करके कहीं भाग तो नहीं गया है। दरअसल पुलिस को शक हो जाता है कि शुभम का किसी लड़की के साथ अफेयर तो नहीं चलता है। इसलिए पुलिस जब शुभम के दोस्तों से पूछताछ करती है कि क्या शुभम का किसी के साथ कोई चक्कर चल रहा था, इस पर शुभम के सारे दोस्त पुलिस वालों को एक ही जवाब देते हुए कहते हैं कि नहीं साहब, शुभम ऑलरेडी शादीशुदा ही नहीं बल्कि वह एकदम सीधा साधा, वह सिर्फ अपने काम से काम रखता था, किसी से ज्यादा बातचीत भी नहीं करता था। पुलिस इस एंगल से भी अपनी कोशिश कर लेती है। जब शुभम का कुछ नहीं पता चलता है, आखिरकार एरिया के तमाम थानों में भी पता करती है, पर किसी भी थाने में शुभम के बारे में कोई अपडेट नहीं मिलता है, जिसकी वजह से अब शुभम के परिवार के साथ साथ पुलिस भी परेशान हो जाती है। जैसे ही 2 दिन का समय गुजरता है, आखिरकार 15 मई को इधर शुभम की बहन जब दोबारा अपने भाई के नंबर पर फोन करती है,
रिंग होने लगता है और जैसे ही उधर से फोन उठता है तो उस पर बात शुभम नहीं करता, बल्कि बात करने वाला कोई दूसरा व्यक्ति होता है। शुभम की बहन उससे पूछती है कि तुम कौन बोल रहे हो। इस पर वह व्यक्ति कोई जवाब नहीं देता है। इधर विवेक जो अपनी बेटी को फोन पर बातचीत करते हुए देखता है, मोबाइल अपने हाथ में ले लेता है और उस व्यक्ति से अपने बेटे के बारे में पूछताछ करता है। वह व्यक्ति भी विवेक को जवाब देते हुए कहता है कि दरअसल शुभम का तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, वह आप लोगों से बातचीत नहीं कर सकता है। विवेक जब अपनी तमाम कोशिश कर लेता है, वह व्यक्ति जब शुभम से बातचीत कराने के लिए तैयार नहीं होता है। इस वजह से विवेक गुस्से में आ जाता है और उस व्यक्ति को झाड़ देता है। पर विवेक गुस्से में ज्यादा ही व्यक्ति को बोलता है। वह व्यक्ति भी एकदम से गुस्से में आ जाता है और विवेक को धमकी देते हुए कहता है कि मैं शुभम से बातचीत नहीं कराऊंगा, आपको जो करना है कर लीजिए। और इतनी सी बात कहने के बाद वह फोन रख देता है। हालांकि विवेक जब दोबारा अपने बेटे के नंबर पर फोन करता है तो अब शुभम का नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है। लेकिन ठीक 25 मिनट के बाद फिर से विवेक के नंबर पर उसके बेटे का फोन आता है और जब वह व्यक्ति दोबारा इधर विवेक के नंबर पर फोन करता है तो विवेक को धमकी देते हुए कहता है कि दरअसल तुम्हारा बेटा मेरे कब्जे में है, मैंने उसका अपहरण कर लिया है और अगर तुम्हें अपना बेटा सही सलामत चाहिए तो मुझे 30 लाख रुपए का इंतजाम करके दे दो। 30 लाख रुपए का जब डिमांड करता है, यह सुन करके विवेक भी एकदम से घबरा जाता है और उस व्यक्ति से रोते हुए कहता है कि शायद आपको कोई गलतफहमी हो गई है, मैं कोई बड़े घराना का नहीं हूं, मैं भला 30 लाख कहां से लाऊंगा। इस पर वह व्यक्ति जवाब देते हुए कहता है कि जरा सोच कर देखिए, अगर तुम्हारा बेटा बीमार होता, हॉस्पिटल में जाता और डॉक्टर इलाज के लिए 30 लाख रुपए मांगते तो क्या तुम 30 लाख रुपए का इंतजाम नहीं कर सकते थे। इस पर विवेक भी उसे जवाब देते हुए कहता है कि अगर मुझसे हो पाता तो मैं करवाता, वरना मैं डॉक्टर के सामने हाथ जोड़ लेता। इसलिए मैं आपके भी सामने हाथ जोड़ लेता हूँ, तुम्हारे सामने हाथ जोड़ करके कह रहा हूँ, मेरे बेटे को वापस कर दो। वह व्यक्ति कहता है कि ठीक है, अगर तुम 30 लाख रुपए के इंतजाम नहीं कर सकते हो तो बताओ अपने बेटे के बदले में कितना पैसा दे सकते हो। इस पर विवेक उस व्यक्ति को जवाब देते हुए कहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा 5 लाख रुपए दे सकता हूं। लेकिन वह व्यक्ति अब विवेक को धमकी देते हुए कहता है कि मैं लास्ट फाइनली बोल रहा हूं कि अगर 20 लाख रुपए का इंतजाम कर सकते हो तो ठीक है, वरना मैं तुम्हारे बेटे को जान से मार दूंगा। जब वह व्यक्ति अपनी जिद पर उतर आता है, आखिरकार विवेक भी उसकी बात मान लेता है और 20 लाख देने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद से वह व्यक्ति कहता है कि तुम्हें वह 20 लाख आजादपुर सब्जी मंडी में लेकर आना है, पर वह पैसा कब लेकर आना है, कहां लेकर आना है, मैं दोबारा फोन करके बताऊंगा। जब सारी डील तय हो जाती है, उसके बाद से विवेक फिर से पुलिस के पास जाता है और सारी बात पुलिस को बता देता है। इस पर पुलिस भी विवेक को समझाते हुए कहती है कि जैसे वह व्यक्ति तुमसे 20 लाख रुपए मांग रहा है, तुम वैसे का इंतजाम करके उसके बताए हुए जगह पर लेकर चलो, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, लेकिन हम सादे ड्रेस में होंगे। होता भी बिल्कुल वैसा ही है। दरअसल 16 मई को विवेक 20 लाख रुपए इंतजाम करके उसके बताए हुए जगह आजादपुर सब्जी मंडी में लेकर जाता है। वहां आसपास में पुलिस भी मौजूद होती है जो सादे कपड़ों में होती है। दरअसल वहां पर विवेक लगभग 3 घंटों तक इंतजार करता है, पर कोई भी पैसा लेने के लिए आता ही नहीं है। इसलिए पुलिस विवेक को लेकर वापस चली जाती है और उसके बाद से शुभम के बारे में पता लगाने के लिए उसके मोबाइल का कॉल डिटेल निकालती है और साथ ही साथ उसका लोकेशन चेक करती है। तो मालूम चलता है कि शुभम के मोबाइल का लोकेशन दिल्ली के मजनू टोला में दिखाई दे रहा है। जब पुलिस को लोकेशन मिल जाती है, पुलिस अपनी टीम के साथ मजनू के टोला में जाती तो है, पर लाख कोशिश करने के बावजूद भी उस व्यक्ति के बारे में कुछ पता ही नहीं चलता। दरअसल अब उस व्यक्ति का जो लोकेशन होता है हरियाणा दिखाई देने लगता है। हालांकि पुलिस उसे पीछा करते हुए हरियाणा तक तो पहुंच जाती है, लेकिन तब तक उस व्यक्ति का लोकेशन बिहार प्रदेश में दिखाई देने लगता है। पुलिस उस व्यक्ति का पीछा करते हुए बिहार भी जाती है और बिहार के एक इलाके में उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस जब 20 मई को उस व्यक्ति को गिरफ्तार करती है और जब उससे उसका नाम पूछती है तो व्यक्ति अपना नाम रमन कुमार सिंह बताता है, जिसकी उम्र लगभग 30 से 35 साल के आसपास होती है। पुलिस जब रमन से शुभम के बारे में पूछताछ करती है तो रमन पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहता है कि साहब शुभम दिल्ली में है। लेकिन पुलिस जब रमन से पूछती है कि आखिरकार दिल्ली में कहां पर है, इसमें रमन पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहता है कि साहब अब इस दुनिया में शुभम नहीं है। दरअसल
मैंने उसकी हत्या कर दिया है और उसकी डेड बॉडी को अलग अलग करके मैंने एक नाले में फेंक दिया है। रमन जब अपना जुर्म कबूल कर लेता है, उसके बाद से पुलिस उसे गिरफ्तार करने के बाद दिल्ली में लेकर आती है, कोर्ट में पेश करती है और फिर रिमांड में लेकर के उससे पूछताछ करती है कि आखिरकार तुमने शुभम की हत्या क्यों किया है। इसमें रमन जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद शुभम के भी परिवार वाले एकदम से दंग रह जाते हैं। दरअसल रमन जो कि बिहार प्रदेश का रहने वाला होता है, लेकिन कुछ साल पहले एक नौकरी की तलाश में दिल्ली शहर में आता है। दिल्ली शहर में आता है तो अपने साले विशाल को भी बुला लेता है और दोनों मिलकर के कई जगहों पर प्राइवेट कंपनी में नौकरी तो करते थे, लेकिन उन्हें ठीक ठाक आमदनी नहीं होती है। दरअसल दोनों पैसा तो कमाते थे, लेकिन उनके शौक इतने काफी बड़े होते हैं कि उन पैसों से उनका शौक पूरा ही नहीं हो पाता है। दरअसल दोनों को शराब पीने की आदत होती है और अक्सर रेड लाइट एरिया में भी जाते थे और जवान लड़कियों के ऊपर अपने सारे पैसे लुटाते हैं। लेकिन रमन और विशाल जिस दुकान में काम करते थे, एक दिन उसी दुकान में शुभम की भी नौकरी लग जाती है। शुभम जब उस दुकान में काम करने के लिए जाता है तो अपना काम इतने बेहतर तरीके से करता है कि मकान मालिक भी खुश होकर के वहां से रमन और विशाल को हमेशा के लिए निकाल देता है। जब दोनों नौकरी से बाहर निकल जाते हैं, दोनों को यह गलत फहमी हो जाता है कि शुभम की वजह से हमारी नौकरी चली गई। हालांकि दोनों जब वहां पर काम करते हैं, इस वजह से दोनों की ही शुभम से दोस्ती भी हो जाती है। काम छूट जाने के बाद भी अक्सर दोनों शुभम से बातचीत भी किया करते थे। इधर शुभम के घर में जब उसका बेटा जन्म लेता है, अपने घर में एक पार्टी रखता है शुभम, और उस पार्टी में अपने तमाम रिश्तेदारों के साथ साथ रमन और विशाल इन दोनों को भी बुलाता है। रमन और विशाल जब उस पार्टी में पहली बार शुभम के घर पर जाते हैं और शुभम के परिवार वालों को जब देखते हैं तो इन्हें लगता है कि शायद शुभम काफी पैसे वाला है। चूंकि दोनों पहले से ही शुभम से गुस्साए हुए थे, इसलिए उससे बदला लेने के लिए एक प्लान बनाते हैं। रमन और विशाल जब अपने घर पर आते हैं, अपने रूम पर आते हैं, शुभम से बदला लेने के लिए और उसे पैसा वसूलने के लिए एक योजना बनाते हैं। और इसी योजना के तहत 12 मई को सुबह के करीब 6 बजे के आसपास का समय रहा होगा, रमन शुभम के नंबर पर फोन करता है और उसके घर के बाहर बाइक लेकर पहुंच जाता है। इधर शुभम भी जब रमन से फोन पर बातचीत करता है और अपने परिवार वालों को कुछ बिना बताए हुए घर से बाहर निकलता है और रमन के बाइक के पीछे बैठ जाता है। उसके बाद रमन शुभम को लेकर के सीधा मजनू के टोला अपने किराए के मकान में चला जाता है। दरअसल रमन अपने प्लान के तहत यह किराए का मकान मात्र 2 दिन पहले ही लिया था। जब अपने कमरे पर ले करके जाता है, उसके बाद से रमन और विशाल दोनों मिल करके कोल्ड ड्रिंक में कुछ नशे की गोलियां मिला करके शुभम को पिला देते हैं, जिसे पीने के बाद थोड़ी देर के बाद शुभम भी बेहोश हो जाता है। और शुभम जैसे ही बेहोश हो जाता है, उसके बाद से यह दोनों मिल करके शुभम को इस दुनिया से अलविदा कर देते हैं। शुभम की हत्या कर देते हैं, उसका मोबाइल स्विच ऑफ कर लेते हैं और कई दिनों तक बंद रखते हैं। आखिरकार 15 मई को जैसे ही शुभम को मोबाइल नंबर ऑन करते हैं, तब तक इधर शुभम की बहन उसके नंबर पर फोन करती है। वह फोन रमन ही उठाता है, लेकिन शुभम के पिता विवेक यादव जो रमन से बातचीत करता है, रमन उसे झूठ बोलता है कि शुभम की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और वह आपसे बातचीत नहीं करना चाहता है और गुस्से में फोन रख देता है। और ठीक 15 मिनट के बाद या 25 मिनट के बाद दोबारा विवेक यादव के नंबर पर फोन करता है और फिरौती के तौर पर 30 लाख रुपए का डिमांड करता है। हालांकि दोनों तरफ से जब बातचीत होती है, आखिरकार 20 लाख में डील भी तय हो जाती है। लेकिन तब तक रमन को यह मालूम चल जाता है कि विवेक यादव पुलिस से जाकर के संपर्क कर लिया। दरअसल विशाल और रमन को अब यह डर सताने लगता है कि आज नहीं तो कल पुलिस उन तक पहुंच जाएगी। इसलिए दोनों मिल करके सबसे पहले शुभम की डेड बॉडी को 6 अलग अलग हिस्सों में करते हैं और पन्नी में पैक करने के बाद नाले में ले जाकर के फेंक देते हैं। उसके बाद से हरियाणा होते हुए बिहार प्रदेश के लिए रवाना हो जाते हैं, जहां से 20 मई को आखिरकार पुलिस रमन को गिरफ्तार कर लेती है। वाकई में रमन जब यह पूरी कहानी पुलिस को बताता है, उसके बाद से पुलिस सबसे पहले रमन को लेकर के उसके बताए हुए जगह पर जाती है और आखिरकार अपनी कड़ी मुशक्कत के बाद उस नाले से शुभम की डेड बॉडी के सारे हिस्से बरामद कर लेती है। उसके बाद से पुलिस रमन के तहरीर पर उसके साले विशाल को भी गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस जब इन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है, उसके बाद से अगले दिन जिला अदालत में पेश करती है, जहां से इन दोनों को जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था,
बल्कि आप लोग को जागरूक करना था, आप लोग को सचेत करना था। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा लाइक करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।